Oh, welcome everyone to the next video of Aspirants Entrepreneur. Today we will be starting with making of the Constitution. We are starting with the polity section. So in the polity, we are starting with the M. Lakshmikant book, chapter number 2. Chapter number 1 I'm skipping क्योंकि उसको हम लोग जब हिस्ट्री करेंगे तो उसके साथ करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो पाएगा। सो इसके हम सेकंड चैप्टर से शुरू करते हैं जिसका नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें जैसे कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, कुछ ऐसा मेजर नहीं है। जैसे फर्स्ट फैक्ट, जैसे हम इसको पहले भी अगर क्योंकि वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा लेक्चर का। सो इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम कवर करेंगे। सो जैसे इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब शुरू हुई है तो उसकी सबसे पहले डिमांड 1934 में एम एन रॉय जी ने की थी, जो हमारे कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर हैं इंडिया में। तो इनको एसोसिएट किया जाता है कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ। उसी टाइम उसके बाद 1935 में भी आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड कर दिया था कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, है ना, क्योंकि उस टाइम के बाद उनसे भी इंस्पायर हुए थे। तो उसके बाद जब 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्री इंडिया का, वो इंडियंस ही बनाएंगे, कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगी। सो फाइनली ये वाली डिमांड एक्सेप्ट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इसको जरूर याद रखना है, अगस्त ऑफर के साथ 1940 अगस्त ऑफर, इसको उन्होंने एक मतलब एज अ टोकन उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया 1940 में। उसके बाद उसके बाद 1942 में जो हमारा क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन में भी इसका जिक्र आता है पूरा। जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे, उनकी प्रपोजल्स जो आती हैं, उन्होंने भी कहा कि हम मतलब उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हम लोग स्टार्ट कर देंगे कि इसको पूरा हम लोग बना देंगे। So yes, we were at the Cripps mission. In the Cripps mission, the Britishers agreed कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको ये मौका देंगे और सर मिलके ये आप लोग बना लीजिए। बट इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, हमें तो जी 2 सेपरेट टेरिटरीज चाहिए और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। तो उसके कारण क्या हुआ कि ये फेल हो गया। तो उसके बाद अगेन इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान। सो ये इसकी क्रोनोलॉजी जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके साथ हम लोग करेंगे, तो बिकॉज इस क्रोनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कई बार कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। सो फाइनली जो कैबिनेट मिशन था वो आया है, उसके हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूंट इसी के हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है। इसको याद कर लीजिए, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिज़ाइन है वो इसके हिसाब से बना है। ऑल्दो इसने भी टू नेशन थ्योरी, यहाँ पर हम कह रहे हैं सकते हो टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज थी, जो इसने भी उसको नहीं माना था। इसको बहुत याद रखिएगा, इसने भी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को डिनाई किया था, लेकिन फिर भी इसने मोर और लेस और सेटिस्फाई कर दिया था उसको, मुस्लिम लीग को। सो इसके अकॉर्डिंगली ही सारा कुछ बना गया। बाकी आगे चलते हैं कि हमारी कॉम्पोजिशन क्या बनी थी। इसको भी इससे वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ नंबर्स के साथ खेलें तो कर सकते हैं। सो कंपोजिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए कंपोजिशन में था कि एक तो पहले ये बना शुरू हुआ था, ये नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था। इसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 389, और इस 389 को डिवाइड ऐसे किया था कि जो 296 थे वो ब्रिटिश प्रोविंस के आएंगे और 93 आएंगे ये प्रिंसली स्टेट से। ये थे प्रिंसली स्टेट्स के। और ये कहाँ से आ रहे थे, ये 11 गवर्नर्स के प्रोविंसेस थे, जो ये वहाँ से थे, ठीक है। और इनमें भी जो थे 292 थे, ये 11 प्रोविंसेस में से थे कितने, 292, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर्स में थे। सो ये इसका कुछ ऑन द होल कंपोजिशन था, जो स्टार्टिंग में था जब 1946 में था, जो नवंबर 1946 में 292 फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंसेस, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, हर में से एक एक आया था। और इसका जो भी थी हर एक सीट थी उसको अलॉट किया गया था कि 1 मिलियन पॉपुलेशन को एक एक सीट आ रही थी। सो इसको प्रोपोर्शनेटली इस तरीके से डिवाइड किया गया था, प्रोपोर्शन में। ओके,
सो एक इसका ये पॉइंट था। सेकंड पॉइंट उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि जो सीट्स एलोकेट की गई हैं उसमें आप देखिए इसको तीन तरह का कोटा किया गया है इन्होंने। एक मुस्लिम्स में डिवाइड की गई, एक सिक्स में डिवाइड करी गई, और जनरल में। जनरल में बाकी सारे आएंगे इन दोनों कैटेगरीज को छोड़ के। ओके। और इसी में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, इसमें ऑल द ईच एंड एवरी कम्युनिटी वाज रिप्रेजेंटेड, ईच कम्युनिटी वाज रिप्रेजेंटेड इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और उनको वोटिंग भी दिया गया था। इसको भी याद रखना है कि वोटिंग कौन से वे में दिया गया था। दिस इज बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वगैरह में होता है। ओके। सो और इसी में आएंगे के रिप्रेजेंटेटिव थे जो उनको, जो तो प्रिंसली स्टेट्स के थे, जो प्रिंसली स्टेट्स के थे ये थे नॉमिनेटेड, और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के थे, जो हमने 296 किए थे ना, जिसमें 292 और 2 और 4 थे, ये थे इलेक्टेड। ठीक है। सो इसमें ये भी था, तो ये एक तो चीज़ इसमें क्लियर हो जाती है कि ये पार्टली इलेक्टेड है और ये पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी है, जहाँ पे जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड ही थे। वो भी प्रोविंशियल, जो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर हैं वो खुद भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, और वो देमसेल्व्स, वो जिन जो आगे नॉमिनेट आगे कर रहे हैं इलेक्ट, वो खुद भी लिमिटेड फ्रेंचाइजी से आ रहे हैं। मतलब कि जैसे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में है, ठीक है, उनकी भी जो वोटिंग है वो भी तो लिमिटेड फ्रेंचाइजी थे, क्योंकि उस टाइम पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी तो है नहीं था। सो ऑन द होल इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। सो दो जो इलेक्शन थी वो हुई है हमारी जाके जुलाई अगस्त 1946 में, जब इलेक्शन होती है आईएनसी 208 सीट्स जीत जाता है और मुस्लिम लीग को आती हैं 73 सीट्स। लेकिन जो 93 सीट्स 73 सीट्स आती हैं मुस्लिम लीग को, जो 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट हुई थी, वो तो उन्होंने तो फिल ही नहीं हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से दूर रहें। सो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ऑल्दो नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ऑन द बेस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज असेंबली, रिप्रेजेंटेशन सभी का था। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इट। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो जब स्टार्ट हुआ वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो सबसे पहले December 9 1946, this was the first sitting date, है ना। So on the very first day Muslim League started boycotting it, because मुस्लिम लीग ने जब फुल बॉयकॉट किया, क्योंकि उनका मेन रीज़न तो वही था कि उनको सेपरेट स्टेट चाहिए था। ठीक है। तो उसी के बीच उन्होंने फिर भी दो ओनली 211 मेंबर्स ने अटेंड किया, और इन्हीं ने 211 मेंबर्स ने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ये बहुत ज़रूरी याद रखने हैं, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी ने, जिन्होंने उनको टेम्परेरी बेसिस पे, ये टेम्परेरी बेसिस वाली कन्वेंशन हमने कहाँ से ली है, फ्रेंच से। सो ये फ्रेंच कन्वेंशन के अधीन हमने इनको प्रेसिडेंट बनाया पहले। इनको जब पहले प्रेसिडेंट बना दिया गया, क्योंकि इनको प्रेसिडेंट इसलिए बना, ये ओल्डेस्ट मेंबर थे तो इनको प्रेसिडेंट बना दिया। सो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोबारा से इलेक्ट किया गया। तो इसमें से भी तीन नाम इम्पोर्टेंट हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बाद में भी फूड मिनिस्टर बने थे। और ये सबसे सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, इनका ये फैक्ट याद रखना। ओके। और जो हमारे एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमचारी, ये बने उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट्स दोनों, ये वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए। ये दोनों काम थे। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इसी के मेंबर्स बाद में लेजिस्लेशन वाले फंक्शन भी कंप्लीट करते थे, क्योंकि लॉज भी तो बनाने थे इंडिया के लिए, है ना। सो ये दो काम इकट्ठे करते थे। जब जब ये एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेड थे, हेड करते, तो जब एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रहे हैं तो इनके हेड होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब लेजिस्लेशन के फंक्शंस, देन इट इज जी.वी. मावलांकर। So J.V. Mavlankar was the first speaker.
So these two facts you should be known. Then after that, there is a little bit about the objectives resolution. Objectives resolution was presented by the Honorable Jawaharlal Nehru. ओके, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रेजेंट किया था, दिसंबर 13 को प्रेजेंट किया था, जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट कर लिया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एंड यही बाद में हमारा इसी के मेजर पोर्शन जो हमारा प्रियम्बल है उसका मेजर पोर्शन ये इसी में इसी था कि ये मतलब इसी का मॉडिफाइड फॉर्म बाद में प्रियम्बल बन गया। नाउ जो चेंजेस आए हैं हमारे इंडिपेंडेंस एक्ट के अधीन, उसके बाद क्या होगा, जब जब थोड़ी देर बाद प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद कि इंडिपेंडेंस धीरे धीरे से जब उसके बाद मेंबर्स ऑफ जो मुस्लिम लीग थे वो भी आने लग पड़े। सो उन सबको अकोमोडेट करने के लिए तीन चेंजेस आए। नाउ जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इसमें तीन चेंजेस आए अकोमोडेट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड द फुल्ली sovereign body. So it was made a fully sovereign body which could frame the constitution it pleased. ओके, ना उसके बाद में क्या हुआ कि ये किसी भी लॉ को जो भी ब्रिटिशर्स ने बनाया है या उनके द्वारा कोई भी लॉ बनाया गया उसी को चेंज भी कर सकते हैं और नया लॉ बना भी सकते हैं। असेंबली वही जो आगे मैंने पॉइंट बताया था कि असेंबली ही बाद में लेजिस्लेशन का काम भी करने लग पड़ी, दोनों काम करने लग पड़ी, क्योंकि असेंबली फर्स्ट पार्लियामेंट भी बननी थी ना। असेंबली तो यही असेंबली बाद में फर्स्ट पार्लियामेंट भी बनी। ओके, ये जब इसको बहुत जरूर याद रखें कि फर्स्ट पार्लियामेंट बनी है तो उसके पहले कौन थे। सो इट वाज मावलंकर, जीबी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर। दे ये दोनों फंक्शंस कब तक चलेंगे, वो तब तक ही चलेंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं किया गया। सो दैट डेटेड नवंबर 26 1949, तब तक ये दोनों चलते रहे ये दोनों फंक्शन। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व होगी। ओके, ना उसके बाद जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे ना, जो मतलब उन एरिया से आते थे जो पाकिस्तान में चले गए थे, वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से बाहर हो गए। सो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 299 रह गई। और बस इसी के उसके बाद स्टेट वाइज मेंबरशिप भी थी जो दिसंबर 93 वो सारा कुछ ऐसे ही बन गया। और ये आपको टेबल भी मिल जाएगा अगर उसको याद करना हो तो। वो सारा उसको ऐसा ऐसे पूछते नहीं है, ये फैक्चुअल अगर आपको याद करने हैं दैट आर मेंशन्ड इन द टेबल इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर के। उसमें से कई बार कुछ पूछ रखा है, जैसे कुछ मिनिस्टर्स थे लाइक एक जो सेम ही रहे हैं जिनके पास, उनमें से भी कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप याद रख सकते हैं। सो ये सारा कुछ याद करने के बाद आगे हम चलते हैं जो भी उन्होंने और कोर के फंक्शन किए हैं। सबसे पहले तो जो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि और कौन कौन से काम किए गए हैं, अदर फंक्शंस जो परफॉर्म किए हैं इन्होंने, जिसमें सबसे पहले दे हैव रेटिफाइड द कॉमनवेल्थ मेंबरशिप, मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ये भी आता है। ये इसमें से ना कई बार ऑप्शंस डाल देते हैं कि कौन कौन से काम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किए हैं। ये भी मोस्टली उसी में आ जाते हैं, हमारे यूपीएससी में पहले आते थे, अब ये ज़्यादा क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस में आते हैं। तो मई 1949 में इसकी मेंबरशिप उन्होंने दे दी थी। उसके बाद जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको भी अडॉप्ट किया था, नेशनल एंथम को किया था, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, ये तीनों को किया था इन्होंने अडॉप्ट। और लास्ट में इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो पहले बता दिया, जैसे कि कर दिया था जनवरी 24 1950 को एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट भी इन्होंने ही किया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको पांचों पॉइंट्स को याद करो। देखो ये तो याद करने आसान है। सबसे पहले कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप, इसको थोड़ा याद कर लो। नेशनल फ्लैग, सॉन्ग और एंथम, ये तीनों रिलेटेबल है कि फ्लैग भी, एंथम भी और सॉन्ग भी। और प्रेसिडेंट की इलेक्शन तो यही करेंगे क्योंकि उस टाइम मेंबर्स भी तो, क्योंकि पार्लियामेंट वाला फंक्शन भी तो यही कर रहे थे, तो साथ में इन्होंने उन्हीं मेंबर्स ने कर दिया। फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन होता है वो होता है जनवरी 24 को, जनवरी 24 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल सेशन हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी चलती रही एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट 1950 तक, जनवरी 26 1950 तक चलती रही, जब तक कि हमारी नई पहले इलेक्शन नहीं हो जाती 1951-52 की, तब तक ये एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट चली है। और उसके बाद 1952 में आपको पता है कि इलेक्शंस हो जाते हैं। सो
ये थोड़ा सा वर्किंग का था। उसके बाद हम लोगों को कुछ फैक्चुअल चीज़ है ये भी याद रखनी पड़ेगी, इसको रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि इसमें से यूपीएससी भी पूछती है और सारे पूछते हैं। जो हमारी कमेटीज थी, सर, जो हमारी कमेटीज थी उसके बारे में बहुत चीज़ें पूछते हैं सारे, कि ये वाली कमेटीज़ के हेड कौन कौन थे। ओके, सो इसमें से भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आप याद कर सकते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके साथ एसोसिएटेड यूनियन पावर्स कमेटी। इनको कुछ कुछ याद करने का तरीका ऐसा ही है कि यूनियन पावर्स कमेटी, तो सबसे पावरफुल वैसे भी उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ही थे, क्योंकि मेजर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज भी इनके पास ही थे। जब 1946 का काम पहले बना था, एग्जीक्यूटिव वाइस के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, ये वाइस प्रेसिडेंट भी थे, वाइस प्राइम मिनिस्टर उसके वाइस चेयरमैन थे, सॉरी। तो उसमें भी इनके पास ही सारा थे, डिपार्टमेंट्स थे। तो यही सबसे पावरफुल थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको भी ऐसे याद करो क्योंकि इंपॉर्टेंट लीडर है। तो यही यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग कमेटी को भी हेड करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कमेटी होती है। पटेल साहब का आपका पता है सभी को, इनका रोल है इंटीग्रेशन का। सो जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी होगी, प्रोविंसेस से आप प्रोविंशियल याद कर सकते हैं, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी किन्होंने हेड की थी, वो पटेल साहब ने की थी। उसके बाद आपको, ये तो बड़ी मशहूर है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके ऊपर हम सेपरेटली भी आएंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसके मेंबर्स हैं। ओके, सो ये सारे, ये तो अम्बेडकर साहब जी की, अम्बेडकर जी की थी, ये द ग्रेट मैन इनकी थी, ये सारा कुछ इन्होंने बहुत बड़ा रोल किया था। उसके बाद आ जाती है जो एक हमारी आती है मेजर कमेटी, मेजर कह सकते हो, इसमें सब कमेटीज आती हैं इसकी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्रेंड एंड ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज की, ये भी सरदार पटेल जी की। ये देखो ना, पटेल साहब को ऐसे याद कर सकते हैं आप, क्या जैसे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ सरदार पटेल जी की एक्सक्लूडेड एरियाज की, माइनॉरिटीज की, जो सारा सभी को इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन का काम है ना, कि माइनॉरिटीज को, ट्राइबल एरियाज को, सबको सरदार पटेल की, और ये भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, इसके अंदर सब कमेटीज आती हैं। सब कमेटीज जेबी कृपलानी जी, फंडामेंटल राइट्स की, जो फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी थी, इसी के अंडर, जो सरदार पटेल वाली है ना, उसके अंडर आती हैं। फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी थी, ये जेबी कृपलानी के साथ, ये भी क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने अच्छा रोल प्ले किया था। इनको वहाँ से याद कर लो, क्योंकि जब उन्होंने ये लड़े थे फंडामेंटल राइट्स को, और 1942 के साथ कुछ ना कुछ एसोसिएशन आप कर लो, क्योंकि उनके अगर हम इंटरलिंक करते हैं तो याद अच्छा रहता है। सो माइनॉरिटीज सब कमेटी, एच सी मुखर्जी, माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज से भी इसको भी याद करिए, एच सी मुखर्जी। और यही नेम आगे भी मैंने याद करवाया था आपको, ही वॉज ऑल्सो दी वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो ये माइनॉरिटीज कमेटी के भी थे। उसके बाद हमारी आ जाती है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी। ये आपको पता होगा, गोपीनाथ बारदोलोई हैं अभी, उसके बाद इनके डिसेंडेंट्स के बाद में चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो इनको हमेशा ही आप नॉर्थ ईस्ट से आप रिलेट कर सकते हैं, खास करके असम एक्सक्लूडेड एरिया सब असम के साथ इसको एसोसिएट करते हैं, इनको एसोसिएट करते हैं। सो गोपीनाथ बारदोलोई, सो इनको भी आप नॉर्थ ईस्ट के साथ रिलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं जो एक्सक्लूडेड एरियाज एंड पार्शियल एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम, तो वहाँ पे आ जाएंगे ए वी ठक्कर जी। सो ए वी ठक्कर वॉज द हेड अदर देन असम, सो ये हैं जो अदर देन असम वाले हैं। तो इसमें भी दो तरह होंगे, जो असम वाले हैं उनको बारदोलोई जी के साथ एसोसिएट कर दिया, दूसरे वाले ए वी ठक्कर जी के साथ हो गए। माइनॉरिटी वाले एच सी मुखर्जी हो गए, जे पी कृपलानी हो गए। ओके, सो ये सारी आती हैं उस उनके अंडर, पटेल साहब की जो माइनॉरिटीज़ और फंडामेंटल राइट्स की जो एडवाइजरी कमेटी है उसके अंडर आती हैं, ये 5 सब कमेटीज। नाउ उसके बाद एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की भी कमेटी, लेकिन उसका कोई हेड नहीं है। उसके बाद आती है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि देखो, ये जो है इसको हेड कौन करता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर को हेड करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही अपने हमारे थे प्रेसिडेंट उसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो हेड प्रेसिडेंट हो गए, वो तो कुछ रूल्स वगैरह तो बनाएंगे, तो वहाँ से उसको उनको याद कर लो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करेंगे। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सब जो माइनर कमेटीज़ हैं उनमें भी हैं, जैसे इनको, और इनको यहाँ पे लिख लो कि जो फाइनेंस की और स्टाफ की, ये सब माइनर कमेटी है फाइनेंस और स्टाफ की। और एक उनकी थी आई थिंक फ्लैग वाली भी थी शायद एक,
हाँ जी, एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग की भी एक थी। सो ओवरऑल ये तीन अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तीन कमेटीज के साथ एसोसिएट हो गए, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ और नेशनल फ्लैग के साथ एसोसिएट हो गए। ओके, देन उसके बाद आ जाता है स्टेट्स कमेटी। स्टेट्स कमेटी में ये भी स्टेट्स कमेटी भी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की है कि कमेटी ऑन नेगोशिएटिंग विद द स्टेट्स। यहाँ पर कई बार बच्चे कर जाते हैं कि शायद ये पटेल साहब की होगी, लेकिन नहीं, पटेल जी की है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये दो तीन ये भी तीन के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि स्टेट्स कमेटी के साथ भी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के साथ भी है और यूनियन पावर्स कमेटी के साथ भी है। तो जहाँ पे मोस्टली यूनियन वर्ड यूज हुआ है ना, वो वाली कमेटीज मोस्टली अपने जवाहरलाल नेहरू जी की हैं। सो माइनर कमेटीज में भी आ जाते हैं। माइनर कमेटीज में फाइनेंस एंड स्टाफ जैसे मैंने बता दिया हुआ है। और एक राजेंद्र प्रसाद जी की एक और है, चौथी भी है, स्टेयरिंग कमेटी। सो ही वाज द हेड ऑफ, आई थिंक सो, मैक्सिमम कमेटीज के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। सो रूल्स ऑफ प्रोसीजर इज देयर, steering committee is there, national flag and finance and staff is there, and similarly तीन committees के head हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड ऑल्सो द स्टेट्स कमेटी, द कमेटी टू नेगोशिएट विद द स्टेट्स। उसके बाद आ जाती हैं कुछ माइनर के साथ जो हमारी माइनर कमेटीज़ हैं। माइनर कमेटीज़ में जो पहली वाली वो तो हमने बता दिया कि फाइनेंस एंड स्टाफ वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। जो क्रीडेंशियल्स कमेटी है, अलादि कृष्णा स्वामी है, ये साउथ इंडिया के हैं, और ये आई थिंक इनको भी ये भी कुछ फाइनेंसिस के साथ रिलेटेड थे। तो इनको मैंने इसीलिए याद किया कि इनके क्रीडेंशियल्स काफ़ी अच्छे थे। सो इनको क्रीडेंशियल्स कमेटी का हेड बनाया था अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर। सो इनको इस हिसाब से याद कर लीजिए, जो इनका क्रेडेंशियल्स कमेटी, सो अलादि कृष्ण स्वामी है, क्योंकि कुछ ना कुछ रिलेट करके फिर ये याद रहेगा। हाउस कमेटी है, सो पी पटाभी सीतारमैया, ग्रेट फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी जी। सो इनको भी ऐसे याद करेंगे कि हाउस कमेटी है, सो ही वॉज अ गुड फ्रेंड, ही कैन गो टू द हाउस ऑफ गांधी जी ऑल्सो। सो पी पटाभी सीतारमैया। सो ऐसे कुछ स्टोरी बना बना के आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। उसके बाद ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ये डॉक्टर के एम मुंशी जी हैं। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। ऑर्डर ऑफ बिजनेस के कुछ पूरा ऑर्डर में हर एक चीज़ रखना डॉक्टर के एम मुंशी, क्योंकि डॉक्टर्स की जगह जहाँ पे हर जगह हर कुछ ऑर्डरली होता है। और या फिर आप ऐसे भी याद करते हैं कि जो जैसे ये मुंशी वर्ड है, मुंशी को सारा मुंशी सब कुछ ऑर्गेनाइज रखते हैं। ठीक है। सो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हमने नेशनल फ्लैग के कर लिया था। उसके बाद आ जाती है कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सारे फंक्शन हो गए, जीवी मावलंकर। यहाँ पे आप एक इनका इनवर्स रिलेशनशिप देख लोगे कि जो कमेटी फंक्शंस देखेगी, किसके फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देखेगी, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो तो जीवी मावलंकर जी की है, वो है जीवी मावलंकर जी की। और जो वैसे जीवी मावलंकर जी हैं वो पार्लियामेंट के स्पीकर थे, फर्स्ट स्पीकर थे। ओके। और लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट नहीं थे, लेकिन उसके फंक्शंस की जो कमेटी थी वो जीवी मावलंकर देख रहे हैं। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, जैसे हमने वो किया था ना स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी, उसी तरीके से ये भी कुछ ना कुछ इन्वर्स है कि जैसे कमेटी ऑन दी फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जीवी मावलंकर जाएगा। एड हॉक कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट पे आएगी, वो एस वरादाचारी हैं। ये असेंबली के मेंबर्स नहीं है, नाम मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको भी याद रखना है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट भी आजकल काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है। क्योंकि वैसे तो इसका रहने का कोई इतना रीज़न नहीं है, ये हर टाइम ही रहेगा, इम्पोर्टेंट रहता है। फिर भी इस क्वेश्चन अभी आया नहीं, क्योंकि ये 6th एडिशन की बुक में ही दे रखे हैं। एस वरादाचारी, एस वरादाचारी आएंगे सुप्रीम कोर्ट कमेटी के, एड हॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आती है कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, ये भी पटाभी सीतारमैया है। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस आगे जो हमने की थी, आगे हमने की थी कि हाउस और प्लस इसको दोनों को ऐड कर लो अपने। एक्सपर्ट कमेटी ऑन दी फाइनेंस एक्सपर्ट सॉरी कमेटी ऑन द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, चीफ कमिश्नर जो थे, चार थे ना, जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस जो चार थे हमारे, ये वही है। और साथ में हाउस हाउस और चीफ कमिश्नर चार, और ये पांच चारों करके ये पटाभी सीतारमैया ही है ये इनका। आगे आ जाते हैं फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन,
नलिनी रंजन सरकार। एक्सपर्ट कमेटी है ये जो फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इसमें धोखा नहीं खाना कि फाइनेंशियल है तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, अगर यूनियन है तो जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। नहीं, ये अलग कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी है फाइनेंशियल प्रोविजंस की, और ये नलिनी रंजन सरकार जी है। और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की एस के दार, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि इसके लिंग्विस्टिक कमीशन भी बनाया गया था, दार कमीशन, इनकी रिकमेंडेशंस भी थी। स्पेशल कमेटी भी इसके बाद आ जाती है, स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसके लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए भी स्पेशल कमेटी थी, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी की है। सो जवाहरलाल नेहरू जी की चौथी कमेटी भी आ गई है, आगे तीन थे, सो हम चौथी भी ऐड कर रहे हैं। चौथी में आ रही है स्पेशल कमेटी टू ड्राफ्ट द टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। So he will also examine the draft constitution. So you have to remember this thing also. And लास्ट इज सेकंड लास्ट इज प्रेस गैलरी। प्रेस गैलरी से आपको उषा नाथ सेन याद रखना है। प्रेस गैलरी, प्रेस गैलरी कमेटी। ओके, सो शी इज ही इज नन अदर उषा नाथ सेन। ये हमारे थे उषा नाथ सेन, इनकी थी प्रेस गैलरी कमेटी। और ऐश्वर्याचारी सिटीजनशिप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा सारा कुछ, और सुप्रीम कोर्ट को जो हेड करते थे, वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को हेड कर रहे थे, वो ऐश्वर्याचारी थे। और ऐश्वर्याचारी ही वो किसको हेड कर रहे हैं अभी, सिटीजनशिप की, जो सिटीजनशिप की कमेटी थी। सो इसको भी रिलेटेड कर लिया है आपके सुप्रीम कोर्ट और सिटीजनशिप। एंड बोथ कमेटीज वर हेडेड बाय द ऐश्वर्याचारी। प्रेस गैलरी कमेटी बाय उषा नाथ सेन। एंड ऑल दिस कमिटीज यू हैव टू रिमेंबर, स्पेशली द फोर ऑफ, सभी को तो याद करने के बजाय आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की चारें हैं उनमें से जैसे सबसे हमारे पहले एग्जाम हमने पावर्स कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से एक आधा ऑप्शन में ज़रूर होगी, उसको एलिमिनेट करके कर सकते हैं। और या फिर जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, उनके चारों कर लो, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ और नेशनल फ्लैग, इनमें से भी कोई ना कोई आ जाती है, तो दो तीन ऑप्शन एलिमिनेट करके तो आंसर आ जाएगा। ओके, सो उसके बाद हम लोग कर रहे थे जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में जब भी हम बात करेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी की सबसे पहले हमारे दिमाग में जो भी पिक्चर आती है वो आती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। लेकिन ये कमेटी बड़ी कमेटी थी, इसमें 7 मेंबर्स थे। तो 7 मेंबर्स थे इसके, इसमें कुछ कॉमन मेंबर्स भी आएंगे जो कमेटीज के थे। और ये सेटअप हुई थी अगस्त 29 1947 को, ये सेटअप कर दी गई थी। और इसके चेयरमैन आप सबको पता है अम्बेडकर जी थे, जो डॉक्टर अम्बेडकर जी वो चेयरमैन थे। और डॉ एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। और इसके साथ अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, अलादी जो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, वो जो ऊपर हमारे क्रीडेंशियल्स कमेटी के, जो हमने क्रीडेंशियल्स कमेटी की थी ना, उसी के कॉमन है यहाँ पे भी थे, उनको भी याद रख लो। डॉक्टर के एम मुंशी भी हमने ऊपर किए थे, जो ऑर्डर ऑफ द उसके थे, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के थे, उनको भी हमने याद किया। और एक यहाँ पे थे कुछ नए फेसेस, जैसे कि सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड माधव राव। इन्होंने, जैसे इसमें से आपको कुछ याद रखना था, दो मेंबर थे, एक थे बी एल मित्तर और एक थे डीपी खेतान। डीपी खेतान, इनकी तो डेथ हो गई थी 1948 में, और इन्होंने अपने लिए भी ले लिया था, रिज़ाइन ही दे दिया था, क्योंकि इनकी हेल्थ ख़राब थी। ड्यू टू इल हेल्थ इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, तो इनको रिप्लेस किया था एन माधव राव ने। इनको याद रखना है, एन माधव राव ने। और इनको टी टी कृष्णमाचारी, टी टी कृष्णमाचारी। और इसको यहाँ पे कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि वी टी और टी टी। वी टी कृष्णमाचारी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और ये टी टी कृष्णमाचारी हैं जो जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को, टीपी खेतान, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो टीपी खेतान मेंबर थे उनको रिप्लेस किया था। और एन माधव राव जिन्होंने बी एल मित्र को रिप्लेस किया था। सो आपको ये 7 मेंबर्स याद रखने हैं। उसके बाद हमको क्या याद रखना है कि जो इसका पहला प्रपोजल था उसको पब्लिश कब किया गया था, फेब्रुवरी 1948 में। देख रहे हो आप, फेब्रुवरी 1948 में, एक साल उसके अगस्त, और ये फेब्रुवरी, मतलब कुछ कुल मिला के आप लोग देख लो, 6-7 महीने के बाद इसका फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश हुआ। और उसके बाद 6 महीने से, जैसे 6 महीने से पहले कर दिया इन्होंने। 141 डेज बैठे हैं टोटल, ये 141 डेज। ये तो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका ऐसा नहीं है। उसके बाद आपको देखिए कि जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन की इनैक्टमेंट हुई है, उसमें आपको पता होगा कि जैसे नवंबर 26, इसमें भी आप कुछ याद रख लिया कि जो नवंबर 26 1949 है,
ये है डेट ऑफ अडॉप्शन। इसमें से कुछ पोर्शंस जो हमारे थे वो हमने अडॉप्ट किए थे, और जो जनवरी 26 1950 है, इसको बोलते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिफरेंस आप याद रखिए, इसको बोलते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट, इसीलिए ये इट इज इन द प्रीएम्बल, इट इज नॉट। क्योंकि सो जो जिस दिन 1949 वाले दिन क्या क्या चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें जो हम जो एक आपको और फैक्ट याद रखना है कि 299 मेंबर्स में से 284 ने ही साइन किया था उस दिन, जिस दिन मतलब उस दिन जो प्रेजेंट थे उस दिन, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साइन हुआ था। और नवंबर 26 1949 को प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, ये अडॉप्ट हुए थे। प्रीएम्बल जो था सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही, जब सारा प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड, ये लास्ट में बनाया गया था और इंसर्ट इसको सबसे पहले नंबर पे किया था। ओके, बाकी आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो डॉक्टर साहब के ये जब बारे में आपको याद रखने हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और इनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ लीगल नॉलेज। ओके, सो ये कुछ इनके तीन इनको दिए गए हैं, क्या बोलते हैं इनको, कॉन्फॉर्मेंट्स दी गई हैं तीन। उसके बाद आपको याद करना है कि कौन कौन सी प्रोविजंस लागू हो चुकी थी उस टाइम तक, जिसमें क्या आ रहा है, सिटीजनशिप लागू थी, इलेक्शंस थे, प्रोविजनल पार्लियामेंट था, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस थी, शॉर्ट टाइटल जो जैसे आर्टिकल 5 6 7 8 9 ये सारे सिटीजनशिप के साथ रिलेटेड हैं, 324 ईसीआई के रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारे चीज़ें कुछ न कुछ लागू थे। आपको ये सारा कुछ इन नवंबर 26 को ही एनफोर्समेंट में आ चुके थे। उसके बाद आपको याद रखना है कि जैसे इसके बाद इसको पूरा जो जनवरी 26 को ही क्यों चुना, क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस थी। आपको पता होगा पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी, ये जनवरी 26 वाले दिन ही, क्योंकि तब फ्लैग अनफॉल किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो उसकी सिग्निफिकेंस के हिसाब से इसको चुना गया था इस डेट को। उसके बाद जिस दिन ये लागू हुआ, डेट ऑफ कमेंसमेंट, उसी दिन जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो गया, उसी दिन जो 1947 का एक्ट था और जो 1935 का एक्ट था, दोनों को ही रिपील कर दिया गया। इसमें से एक एक्सेप्शन याद रखना कि जो एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल था ना, प्रिवी काउंसिल, इसको चलने दिया था, इट वाज कंटिन्यूड। ओके, सो दिस यू शुड रिमेंबर कि ये कंटिन्यूड था, बाकी सारा कुछ वो था, उसको रिपील कर दिया था इंडिया ने। एक चीज़ और है जो इसमें ही है, वो है कि एक्सपर्ट्स कमेटी जो थी कांग्रेस की, इसकी ग्रैनविल ऑस्टिन वगैरह ने बहुत तारीफ करी हुई है कि इसी कमेटी के कारण सारा जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इस शेप में है। सो इसमें क्या गया था कि इन्होंने सारे जो मटेरियल्स वगैरह प्रिपेयर करने थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, सारा कुछ ये इन्होंने ही किया था, डिज़ाइन मतलब अरेंज किया था। और इसके भी चेयरमैन कौन थे, इसके भी चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। अभी आपको कुछ याद हो गया होगा कि यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी। ओके, और एक आध और थी, कितने कमेटी से जिनको जवाहरलाल नेहरू जी हेड कर रहे थे, चार पांच थी ना। ये देखिए, एग्जामिन करना जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी ये था, ये उसी साथ रिलेटेड होगी ना ये भी। और पावर्स कमेटी, स्टेट्स कमेटी और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ओके, तो आप साथ साथ में इन चीज़ों को सभी को साथ में इंटीग्रेट कर लो। ओके, उसके बाद के इसको कोऑप्ट कर दिया था चेयरमैन को ना, बाद में कृष्णा कृपलानी जी हैं, कृष्णा कृपलानी जी को भी इनको चेयरमैन एज ए मेंबर और कन्वीनर बना दिया था। कृष्णा कृपलानी थे ना जो, ये कन्वीनर बन गए थे इस कमेटी के, कांग्रेस कमेटी के ना कन्वीनर थे ये। उसके बाद आपको याद होगा कि इसके कुछ कुछ मेंबर्स आपको याद कर लो, के एम मुंशी ये भी रिपीट हैं, गोपाल स्वामी अयंगर ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी गई हैं, और के टी शाह, डी आर गडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम आपको सीबीआई उसमें याद आएंगे, क्योंकि इनकी रिकमेंडेशन वगैरह आएंगी, इधर करप्शन में आएंगी, और एम आसफ अली आएंगे। सो ये सारे बंदे आपको याद रखने, थोड़े से आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारा प्रोसीजर जो अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सारा ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन उसमें भी इन्होंने किया था। और जैसे मैंने आगे बताया, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि जो भी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा का पूरा तामझाम है, वो सारा कांग्रेस एक्सपर्ट्स कमेटी ने ही किया था। ओके, सो कुछ इसके भी क्रिटिसिज्म भी है। अभी हम चलते हैं कुछ इसका मेंस के रिलेटेड जो पार्ट है इसका। मेंस वाले पार्ट में आपको देखेंगे कि इसका क्रिटिसिज्म पहले मतलब ऐसे सीधे क्वेश्चन अब तो नहीं आते,
स्टेट्स वाले में पूछे जा सकते हैं, सीधे सीधे क्रिटिसिज्म है पहला कि कोई ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का इन्होंने रीज़न क्या दिया हुआ है नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का, कि ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी से इलेक्ट हुई है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं है इसमें। इसमें इश्यू इन्होंने दिया है फ्रेंचाइजी का। ओके, उसके बाद में आता है इनका कि ये कहते हैं कि सॉवरन बॉडी नहीं है। ये भी उनकी बात ठीक है, क्योंकि ये कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग बनी थी। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी फिर तो बनी थी। उसके बाद इन्होंने तीसरा आ जाता है जैसे कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें भी कुछ मजाक किया कुछ लोगों ने। नसरुद्दीन अहमद जी कहते हैं ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी है। और चौथा आ जाता है जी डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। पर ये तो उसी टाइम है, ये तो कांग्रेस ही था मेन पार्टी, तो और कहाँ से लेके आते हैं ना, सो डोमिनेटेड बाय कांग्रेस ही था ये। तो उसके बाद सबसे ये एक और है कि डोमिनेटेड बाय लॉयर्स है, लॉयर्स ही सारे थे। भी जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सारे लोअर लॉयर्स ही थे। और एक और क्रिटिसिज्म आता है डोमिनेटेड बाय हिंदूज। और विंस्टन चर्चिल ने तो जहाँ यहाँ तक कह दिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मेजर कम्युनिटी का ही है। और लॉर्ड विस्टोन ने कहा इट इज़ बॉडी ऑफ हिंदूज। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फैक्ट्स में आता है ये कुछ फैक्ट्स हैं, दिस विल बी हेल्पफुल इन द प्रीलिम्स। इट कैन बी स्टेटमेंट और इट कैन बी द मैच और मैच द फॉलोइंग लाइक दिस। इसमें क्या आएगा, एलिफेंट है जैसे, एलिफेंट जो हमारे सिंबल है या सील है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सील कह सकते हो, इसको भी एलिफेंट अडॉप्ट किया था। ओके, एलिफेंट, ओके याद कर लीजिए। और उसके बाद जो हमारे बी एन राव है, ही शुड ऑल्सो बी गिवन क्रेडिट बिकॉज ये लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ये लीगल एडवाइज़र थे, इनको भी बच्चे भूल जाते हैं, ये बहुत कॉमनली नॉन फैक्ट है लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। ये इनको एम एन रॉय के साथ कर जाते हैं, राव और रॉय को कंफ्यूज करके। सो बी एन राव इज़ द लीगल एडवाइज़र। ओके, then he is a legal advisor. Then HVR Iyengar was the secretary to the Constituent Assembly. HVR Iyengar. HVR Iyengar, he was the secretary to the Constituent Assembly. ये भी याद रखना है क्योंकि सेक्रेटरी तो पूछ लेंगे कई बार। एस एन मुखर्जी थे, ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। एस एन मुखर्जी, ही वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन। ये सारे मतलब कि इनकी भूमिका रही है सभी के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ड्राफ्टिंग कमेटी में हो या ना हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबकी वजह से। और एक ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, ये कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर क्योंकि ये सारी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की हैंड राइटिंग थे ये इन्होंने इटैलिक स्टाइल में जो भी किया है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया है। जो ओरिजिनल वर्जन था उसको ब्यूटीफाई किया था नंदलाल बोस जी ने और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी। नंदलाल बोस ही इज ऑल्सो ग्रेट आर्टिस्ट। इनके तो इनकी और भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, सो इनको भी याद रखिए कि नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी, इन्होंने दोनों ये दोनों ने क्या किया था, डेकोरेट किया था इन्होंने। ओके, सो उसके बाद आ जाता है कैलीग्राफी जो हिंदी वर्जन की थी ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, वो वसंत कृष्ण कृष्ण वैद्या जी ने किया था। और उनको भी जो हिंदी वर्जन को भी डेकोरेट किया। सो डेकोरेशन जहाँ भी की है वो नंदलाल जी ने ही की है डेकोरेशन, बी इट हिंदी वर्जन और द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो ये यहाँ पर हिंदी के साथ सो कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा याद कर लोगे। एलिफेंट हमारा एक सिंबल था। बी एन राव लीगल एडवाइज़र थे। एच वी आर अयंगर सेक्रेटरी थे। एस एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। ओके, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इतना बड़ा नाम है तो काम भी बड़ा आ गया, सो कैलीग्राफर थे। ओके, हैंड राइटिंग सारी उन्होंने की है, ब्यूटीफाई किया है। शांति निकेतन आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन से लाए थे, जैसे नंदलाल बोस थे, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी थे। सारा ओरिजिनल वर्जन को उन्होंने डेकोरेट किया। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी ने भी ओरिजिनल प्रियम्बल कैलीग्राफ किया बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उसके बाद जो कैलीग्राफी थी हिंदी वर्जन की उसको वसंत कृष्ण वैद्या ने किया था और उसको भी डेकोरेट नंदलाल बोस जी ने किया था। सो ये मेजरली नंदलाल बोस डेकोरेशन का काम। और बाकी एलिफेंट सिंबल ये वो सारा कुछ, ये वाले फैक्ट्स याद करना, बार बार रिवाइज करना, बिकॉज दिस कैन बी गॉन फ्रॉम द माइंड इन द फ्यू डेज। ओके, और ये इनमें से कई बार कंफ्यूजन भी आ जाती है। ओके, एक और छोटा सा फैक्ट है लास्ट में, या चैप्टर के दे रखे कि जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट
दे रखा है। इसका आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल था ये, कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली तो नहीं था। इसको 58, कई बार अमेंडमेंट्स भी आ जाती हैं, 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको। इसको बोलते हैं अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। इसमें भी मेजर प्रोविजन तो ऐसा कुछ नहीं है इसको। इसमें बस ये याद रखना कि इसमें प्रेसिडेंट ही करेगा सब कुछ, जो करेंगे प्रेसिडेंट ही पब्लिश करेगा। जो भी ट्रांसलेशन होगी उसको पब्लिश भी करेंगे। जो भी मतलब ट्रांसलेशन है हिंदी लैंग्वेज में, उनकी कोई अमेंडमेंट्स में है, वो सभी में सारा कुछ प्रेसिडेंट ही करेंगे। और इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल ऐड किया था, आर्टिकल 394 ए। सो लैंग्वेज में आपको 58, जब भी कोई लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा आपको यही याद रखना है कि 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एंड आर्टिकल 394 ए, 58 और 394 ए याद रखना है। ओके। और सारी जो भी हिंदी में रिवीजन होगी और उसका भी जो वो सारा कुछ है, वो सारा कुछ प्रेसिडेंट ही देखेंगे। इसमें कोई भी ट्रांसलेशन वगैरह भी होगी तो बाकी। और इसमें ये 58 में और एक और लिंग्विस्टिक के साथ है 7th अमेंडमेंट एक्ट। जो 7th अमेंडमेंट एक्ट था उसके साथ जो हमारा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, ये भी इसके साथ ही आप याद रख लो कि दो अमेंडमेंट्स है 58th और 7th, 58th और 7th, यानी कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और दूसरा उसमें। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स और दिस। ओके, बाकी कुछ फैक्ट्स और भी हैं, जैसे कैबिनेट मिशन के मेंबर्स, या आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 मेंबर्स थे उसके कैबिनेट मिशन के। ओके, सो और ये अगर 4 कमिश्नर्स के नाम भी करने हो तो वो थे, दिल्ली था, अजमेर, मरवाड़ा, कूर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान था। ये सारा कुछ किया था। और जो फ्रेंचाइजी, लिमिटेड फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं वो क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उन्होंने लिमिटेड फ्रेंचाइजी ही दी थी। किस आधार पे? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930, ये एक्स्ट्रा है, फैक्ट्स बता रहा हूँ कुछ, कि इन्होंने लिमिटेड फ्रेंचाइजी ही दी थी। किस किस बेसिस पे? प्रॉपर्टी के बेसिस पे, आपकी कितनी है और एजुकेशन, आप कितना टैक्स भरते हैं, उस हिसाब से है सारा कुछ। ओके, तो ये सारा कुछ। और that's all from my side. Thank you so much. It is very holistically I have covered this chapter, and I hope so there will not need uh, for any other source to cover the making of the Constitution of India. Thank you so much, and do subscribe to my channel. Thank you so much.